Hey guys, welcome to Prelude Sphere. We have started a new series on complete Indian polity by M. लक्ष्मीकांत, जिसका ये हमारा 8th लेक्चर है और इसमें हम चैप्टर 5 को कवर करेंगे। सो बिना किसी समय को गवाए हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 5th, जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो आती है अंडर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 1 के अंदर आते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ओके, अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का अर्थ होता है कि भारत की सीमाएं, यूनियन मीन्स इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड उसकी जो भी सीमाएं हैं, उसकी जो भी लैंड बॉर्डर्स है, उन सभी का जिक्र जो है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 में दिया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो इंडिया है, ओके, उसकी लैंड बॉर्डर्स, उसके जो भी स्टेट्स है, जो भी यूटीज है, ये सभी जो है उसके बारे में इन आर्टिकल्स में दिया गया है। फॉर एग्जांपल किसी एक स्टेट से दो स्टेट बन सकते हैं, किसी एक स्टेट से दो यूटीज बन सकते हैं, या कोई दो यूटीज का मर्जर हो सकता है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 में दी गई है। तो इसको ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो शेड्यूल है 12। तो फर्स्ट जो शेड्यूल है वो डील करता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में। उसमें क्या दिया गया है कि लिस्ट इंडिया स्टेट एंड टेरिटरीज, इंडिया के जो भी राज्य है और जो लैंड बॉर्डर्स है, टेरिटरीज है, या फिर जो सीमाएं हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में, इस शेड्यूल में कहा गया है। चेंजेस इन देयर बॉर्डर्स एंड द लॉज यूज्ड टू मेक दैट चेंजेस, उन बॉर्डर्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसके लिए क्या लॉज है उन चेंजेस को करने के लिए, तो वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 में दिए गए हैं। सेकंड जो शेड्यूल है हमारा, वो जो ऑफिशियल्स होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स, जजेस होते हैं, या फिर कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी जो भी सैलरीज होती है उसके बारे में सेकंड शेड्यूल है हमारा। थर्ड जो शेड्यूल है हमारा वो डील करता है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स या एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो जो ओथ्स लेते हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड जजेस जो ओथ्स लेते हैं, उनके बारे में शेड्यूल थर्ड में बताया गया है। जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, उनका सीट्स का एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ये हमें फोर्थ शेड्यूल बताता है, जिसमें दो आर्टिकल है 4(1) एंड 18 ऑफ 2। ओके, देन जो फिफ्थ शेड्यूल है हमारा, वो जो शेड्यूल एरियाज है और शेड्यूल ट्राइब्स है, ओके, एरियाज एंड ट्राइब्स रिक्वायरिंग स्पेशल प्रोटेक्शन, जिन शेड्यूल एरियाज को या फिर शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो कंट्रोल होता है शेड्यूल एरियाज का और शेड्यूल ट्राइब्स का, तो उसके बारे में जो जानकारी है वो आती है शेड्यूल 5 के अंदर, जिसको बया करता है आर्टिकल 244(1). ओके, देन जो सिक्स्थ है उसमें प्रोविजंस दिए हैं मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अब देखिए यहाँ पर ओनली ट्राइबल एरियाज के बारे में दिया है, ओके, सिक्स शेड्यूल में। और ट्राइबल एरियाज भी किन स्टेट में, इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, सो ATM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ओके, तो इन तीन राज्यों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ ट्राइबल एरिया उसके बारे में दिया गया है इन सिक्स शेड्यूल। देन जो सेवंथ शेड्यूल है, ये सभी को पता होगा कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तो तीन प्रकार की लिस्ट होती है, जो सेंटर के अंतर्गत आती है, जो स्टेट के अंतर्गत आती है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है सेवंथ शेड्यूल में। एट्थ जो शेड्यूल है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। देन अब ये जो चार शेड्यूल्स है, 9th, 10th, 11th एंड 12th, तो ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था तो उस टाइम पर ये नहीं थे उसमें प्रेजेंट, ये बाद में अमेंडमेंट्स के द्वारा लाया गया था। 1951 में ही एबोलिशन ऑफ जमींदारी के लिए जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अंतर्गत इस 9th शेड्यूल को लाया गया था। और ये जो शेड्यूल था वो वैलिडेशन करता था सम एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ओके,
उसके वैलिडेशन के लिए ये 9th शेड्यूल था। ओके, जिसमें 31B आर्टिकल आता है। इस 31B के अंतर्गत, मतलब इस 9th शेड्यूल के अंतर्गत 31B के अंतर्गत जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनको इम्यून बनाया था जुडिशियल रिव्यू से, मतलब उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ऐसा अमेंडमेंट किया गया था संविधान में 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर 24 अप्रैल 1973, देखिए ये जो डेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर केबीसी केस भी हुआ था और यही सचिन तेंदुलकर जी की बर्थ डेट भी है। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज बनेंगे वो अंडर जुडिशियल रिव्यू आएंगे सुप्रीम कोर्ट की। ओके, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सो 9 जो शेड्यूल था वो इन लॉज को वैलिडेशन, उन लॉज के वैलिडेशन से रिगार्डिंग है। ओके, या फिर आप कह सकते हो एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी से भी रिलेटेड है 9th शेड्यूल। 10th जो शेड्यूल था वो बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, मतलब जो एमपीज एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं उनके निलंबन के लिए 10th शेड्यूल है। 11 जो शेड्यूल है वो पीआरआईज के रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिनको हम लोकल, रूरल लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब ये जो 11th शेड्यूल है उसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 243G, और आर्टिकल 243G में 29 मैटर्स आते हैं। इन 29 मैटर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दिया गया है। उसी तरह जो 12th शेड्यूल है वो 12th शेड्यूल म्यूनिसिपालिटीज से रिलेटेड है, मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और इसमें आता है आर्टिकल 243W जिसमें 18 मैटर्स है, मतलब 18 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपालिटीज फॉर अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो 11th शेड्यूल जो है वो पीआरआईज के रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब रूरल जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके रिलेटेड। उसमें आर्टिकल 243G में 29 मैटर्स दिए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। और 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड है, उसमें आर्टिकल 243W आता है जिसमें 18 मैटर्स दिए हैं। 18 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है म्यूनिसिपालिटीज की। ओके, तो अभी यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5th चैप्टर जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन और उसकी जो सीमाएं है, यूनियन मीन्स इंडिया। ओके, यूनियन मीन्स इंडिया, दैट इज भारत। ओके, इज शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 1 के अंतर्गत। ओके, सो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 जो कि आता है अंडर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको अब अभी हम देखेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत और ये इस यूनियन की टेरिटरीज है। ओके, सीमाएं हैं। ओके, देन आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि आर्टिकल फर्स्ट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत। देखिए यह है ऑफिशियल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम क्या है? नेम इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, मतलब राज्यों का समूह होगा। ओके, राज्यों का एक संघ होगा। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में ये जो भी स्टेट्स है और टेरिटरीज है उनको स्पेसिफाई किया गया है कि हमारी स्टेट्स कौन कौन सी है और टेरिटरीज कौन कौन सी है। देन थर्ड पॉइंट बताता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। अब ये जो भारत की सीमाएं हैं उसमें क्या क्या आता है वो बताया गया है। एक तो आता है ए द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, मीन्स जो स्टेट्स है। ओके, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओके, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स है वो आता है द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। देन सेकंड आता है द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो भी पहले शेड्यूल में दी गई यूटीज है, मतलब पहले तो आ गया स्टेट्स, ओके, देन आ गई यूटीज, ओके, देन आता है सच अदर टेरिटरीज
एज मे बी एक्वायर्ड, और भी कई प्रकार की टेरिटरीज जो इंडिया एक्वायर करेगा, मतलब फ्रॉम फॉरेन कंट्री से या फिर और किसी प्रकार से जो भी कंट्रीज एक्वायर कर सकता है इंडिया, वो भी इंडिया के अंतर्गत आएगी। ओके, सो पहला जो आर्टिकल है या फिर जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें पार्ट फर्स्ट में जो फर्स्ट आर्टिकल है वो डिफाइन करता है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन होगा स्टेट्स का समूह होगा, संघ होगा, और इसमें स्टेट और टेरिटरीज जो है शाल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो भी फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट्स एंड टेरिटरीज जो है उनको स्पेसिफाई किया जाएगा। और टेरिटरीज से क्या तात्पर्य है, तो टेरिटरीज मतलब जिसके अंतर्गत स्टेट्स आएगी, यूनियन टेरिटरीज आएगी, और जो भी अदर जो लैंड बॉर्डर्स होगी या फिर अदर टेरिटरीज जो इंडिया एक्वायर करेगा वो भी इसके अंतर्गत आएगी। ओके, सो इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो अगर कोई पूछ ले कि क्या भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो नो, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, दिस प्रोविजन डील्स विद द टू थिंग्स, वन नेम ऑफ द कंट्री, एक तो भारत का नाम क्या है, मीन्स इंडिया दैट इज भारत, सो नेम से डील करती है, और दूसरा है पॉलिटी, टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ओके, ना कि फेडरेशन। अब जो भी है यहाँ पर आर्टिकल 1 में दिया गया था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, तो 3 कैटेगरीज हमने देखी कि एक तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट, स्टेट्स की सीमाएं, यूटीज यूनियन टेरिटरीज, और थर्ड ऐसी टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, कभी भी भारत जो भी टेरिटरीज एक्वायर करेगा वो सभी आएंगी इस आर्टिकल 1 के अंतर्गत। देन आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit into the union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। okay, so admission है यूनियन ऑफ इंडिया में या इस्टेब्लिशमेंट है न्यू स्टेट्स का। ओके, तो ये न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है। ओके, आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन, ओके, एडिशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट, या तो नई कोई टेरिटरी को इस्टेब्लिश करना या फिर नई किसी फॉरेन टेरिटरी को या किसी भी टेरिटरी को इंडिया के अंतर्गत ऐड करना, इससे रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 2। ओके, दस आर्टिकल 2 ग्रांट्स द पावर टू द पार्लियामेंट। अभी आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है। ओके, तो कौन कौन से पावर देता है, तो फर्स्ट है द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, किसी भी नए स्टेट को इंडिया के अंतर्गत ऐड कर सकता है, या फिर द पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। ओके, इस्टेब्लिश कर सकता है नए स्टेट्स, इस्टेब्लिश कर सकता है नए स्टेट्स मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनको छाट कर 2 नए स्टेट्स बना सकता है, 3 नए स्टेट्स बना सकता है। ओके, सो द फर्स्ट रेफर्स टू द admission of the states which are already in existence, okay, while the second refers to the establishment of the states which were not in existence before। okay, so पहला जो है वो states को add कर सकता है जो already existence में थे। okay, जो already states थे फॉर एग्जाम्पल उनको भारत के अंतर्गत add कर सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट का अर्थ होता है कि नया स्टेट फॉर्म कर सकता है जो पहले कभी था ही नहीं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी जो 2014 के अंडर तेलंगाना जो फॉर्म हुआ था फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो वो हुआ होगा आर्टिकल 2 के अंतर्गत, क्योंकि इस्टेब्लिश किया था उसको एज अ न्यू स्टेट। ओके, तो बायफर्केशन किया था आंध्र प्रदेश का इंटू 2 स्टेट्स, आंध्रा एंड तेलंगाना। देन आर्टिकल जो 3 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, ओके सॉरी, तो जो अदर
फॉरेन कंट्रीज के जो भी स्टेट्स होंगे जो एग्जिस्टेंस में नहीं थे उनको यहाँ पर फॉर्म किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है। आर्टिकल जो 3 है उसके अंतर्गत न्यू स्टेट जो है फॉर्मेशन और चेंज इन द एग्जिस्टिंग, ओके, वहां पर नया स्टेट फॉर्म किया जा सकता है आर्टिकल 2 के अंतर्गत न्यू स्टेट, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया उसको फॉर्म या चेंज किया जा सकता है। ये पावर आती है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, ओके। इन अदर वर्ड आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट और इंटरनल ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब जो भारत के अंतर्गत जो भी राज्य होंगे उनका बाइफर्केशन, स्प्लिट करके एक से दो राज्य बनाना, ओके, या फिर दो यूटी से एक स्टेट बनाना, या फिर एक स्टेट से दो यूटीज बनाना, ये सभी जो चीजें आती है वो आती है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। वही आर्टिकल 2 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से रिलेटेड है, ओके, या फिर एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स जो कि भारत का अंग नहीं थे उससे रिलेटेड आता है, मतलब फॉरेन टेरिटरीज से रिलेटेड है, ओके। सो आर्टिकल 3 जो है वो एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स है, जो पहले से ही स्टेट्स है ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, उनके फॉर्मेशन, उनके चेंजेस से रिलेटेड आर्टिकल 3 है, ओके। देन पार्लियामेंट कैन redraw the political map of India according to its will. Hence, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the constitution. स्टेट पीसीएस में कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है कि द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि इट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि किसी भी स्टेट को किसी भी वक्त बदला जा सकता है, उसको बाइफर्केट किया जा सकता है, 2 और मोर स्टेट्स को ऐड करके एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, या फिर उनसे एक नई यूटी बनाई जा सकती है। सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी नहीं करता टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, मतलब वो स्टेट आगे भी ले जाकर वैसा ही बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यूपी है, आगे चलकर यूपी एज इट इज बना रहेगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से दो स्टेट करने पड़ते हैं तो वो भी हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, आर्टिकल 3 उसको पावर देती है। Therefore, India is rightly described as indestructible union of destructible state, मतलब भारत तो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो भी स्टेट्स आते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ओके। दैट्स व्हाई इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज indestructible union of destructible states. अब आर्टिकल 3 जो है ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू, ये जो 5 चीजें हैं वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती है। पार्लियामेंट को ये 5 चीजें करने का अधिकार आर्टिकल 3 देता है। एक तो फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, मतलब एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है सेपरेट करके किसी भी टेरिटरी को एक स्टेट से, मतलब एक अगर स्टेट है यहां से कोई टेरिटरी सेपरेट करके एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है, या फिर दो टेरिटरीज को मिलाकर, दो विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या फिर किसी भी स्टेट का, फॉर एग्जांपल इस स्टेट का एक पार्ट और इस स्टेट का एक पार्ट लेकर एक और नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। मतलब किसी भी प्रकार से स्टेट फॉर्मेशन जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है, ओके। देन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकती है, कम कर सकती है, ओके। अल्टर कर सकती है बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक महाराष्ट्र की बॉर्डर है, यहां से लेकर यहां तक तेलंगाना की बॉर्डर है, तो इस जो बॉर्डर है इसको चेंज भी कर सकती है पार्लियामेंट, ओके। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो पावर आती है वो आती है कि न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है, दो या दो से ज्यादा स्टेट को मिलाकर किसी भी एक स्टेट से दो स्टेट को बना सकती है, किसी भी दो स्टेट्स के पार्ट को लेकर एक स्टेट बना सकती है,
देन उनका एरिया कम या ज्यादा कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, कम कर सकती है, उनकी बॉर्डर्स को चेंज कर सकती है और अल्टर कर सकती है, उनके नेम्स को भी बदल सकती है। तो ये जो है एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो कहा गया है। मतलब जो भारत के स्टेट्स है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जो ऑलरेडी बने हुए स्टेट्स है, उनके बारे में जो चीजें है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती है। उनमें से मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनमें से नया स्टेट फॉर्म कर सकती है, लेकिन जो नया स्टेट फॉर्म करना है जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है वो आता है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ओके, उसको अगर ऐड करना है भारत में या फिर इस्टेब्लिश करना है नया स्टेट तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनकी लैंड बॉर्डर चेंज करना, नाम चेंज करना, ये सभी आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। देन आर्टिकल 3 लेस डाउन टू कंडीशन, दो कंडीशंस बताता है कि अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबो चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक आप प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं लोगे तब तक आप ये जो बिल है, अब जो भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत आपको चेंजेस करने हैं स्टेट्स में, वो बिल आप तब तक नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते पार्लियामेंट में जब तक आपके पास प्रेसिडेंट की परमिशन ना हो। ओके, तो प्रायर परमिशन जरूरी है फॉर आर्टिकल 3, फॉर चेंजिंग द नेम, अल्टरिंग बाउंड्रीज, चेंजिंग द एरियाज ऑफ द स्टेट्स के लिए। ओके, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल the president has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its view within a specified time। मतलब ये जो बिल है उसको रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा कि उस बिल को जो भी स्टेट है जिसका आप नाम बदल रहे हो, जिसकी आप सीमाएं चेंज कर रहे हो, उसकी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर, उसकी सरकार को ये बिल प्रेसिडेंट द्वारा भेजा जाएगा। किस लिए? तो उनके उसके ऊपर जो भी सुझाव है, व्यूज है, उनको देखने के लिए विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दी जाएगी, उसके अंदर आपको आपके व्यूज रखने। लेकिन जो व्यूज है उससे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, ना ही पार्लियामेंट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेट कहता है कि नहीं बॉर्डर चेंज नहीं करनी है, और अगर पार्लियामेंट कहती है कि बॉर्डर्स चेंज करनी है स्टेट्स की, तो पार्लियामेंट कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड okay by the views of state legislature and may either accept or reject them even if the views are received within time। जो टाइम फ्रेमवर्क दिया है उसके अंतर्गत भी अगर सपोज 14 दिन दिए हैं और 14 दिनों के अंदर ही उनके व्यूज आ गए उस स्टेट के, फिर भी पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है। सो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, देखिए दोस्तों, जो कंबाइन की एग्जाम होती है ना महाराष्ट्र की, उसमें जनरली क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, कि वेदर प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और नॉट। तो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे कि प्रेसिडेंट बाउंड होता है, मतलब बाइंडिंग होती है उसके ऊपर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर की व्यूज है। सेकंड आएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर की व्यूज बाइंडिंग होगी अगर वो टाइम स्पैन के अंतर्गत आ गई, मतलब 14 दिनों का समय दिया और उसके समय के अंतर्गत अगर व्यूज आ गई स्टेट लेजिस्लेचर की तो वो बाइंडिंग रहेगी। थर्ड ऑप्शन होगा कि अगर समय 14 दिनों का समय खत्म हो जाने के बाद अगर व्यूज आ गई तो वो नॉन बाइंडिंग होगी। और फोर्थ ऑप्शन होगा कि अगर समय रहते भी स्टेट लेजिस्लेचर ने अपनी व्यूज रखी प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के सामने तो वो नॉन बाइंडिंग होगी। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि ये नॉन बाउंडिंग है, नॉट बाउंडेड है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के ऊपर, कि स्टेट लेजिस्लेचर की चाहे जो भी व्यूज हो, चाहे वो टाइम के अंतर आए या टाइम के बाद आए, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं। तो प्रेसिडेंट तो इनको रिकमेंड करेगा, पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी अंडर आर्टिकल 3। द पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। अब पार्लियामेंट जो है वो पूरा का पूरा भारत का नक्शा बदल सकती है अपने विल के अनुसार। ओके, हेंस द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये आपकी जो अखंडता है स्टेट्स की, ओके, राज्यों की अखंडता, इसके बारे में नहीं कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, लेकिन इंडिया एक अखंड भारत रहेगा, यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा, ये कहा गया है। ओके, देयरफॉर इंडिया को कहा जाता है, इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है एज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ऐसे
जो भी स्टेट्स है उनका संघ है ये, जो खुद डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, लेकिन इंडिया डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, उनका यूनियन जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। स्टेट्स भले ही चेंज हो सकते हैं, उनकी बाउंड्री चेंज हो सकती है, लेकिन इंडिया की बाउंड्री चेंज नहीं होगी। ओके, मतलब इंडिया डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, बाउंड्री में भी चेंज हो सकती है, पार्लियामेंट सीड कर सकता है अपनी कुछ टेरिटरी अदर टेरिटरीज को भी। ओके, देन आर्टिकल 4 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डिक्लेयर करता है कि दैट द लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब ये किसके अंतर्गत आता है? एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, न्यू मतलब सेकंड आर्टिकल। ओके, आर्टिकल 2 अगर एडमिशन करना है, ऐड करना है, इस्टेब्लिश करना है नए स्टेट को, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 2, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, ये किसके अंतर्गत आएगा? 3 किसकी? ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। नया स्टेट बनाना या फिर बाउंड्रीज को अल्टर करना, एरियाज को अल्टर करना ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब जो पहले से स्टेट बने हैं उनसे एक नया स्टेट बना रहे हो या उनकी बाउंड्री चेंज कर रहे हो, तो वो आएगा अंडर आर्टिकल 3। अब ये जो दोनों आर्टिकल है इसके अंतर्गत जो लॉज बनाए जाते हैं आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो जो भी लॉ बना होगा तेलंगाना के फॉर्मेशन के लिए, ओके, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो वो लॉ अंडर आर्टिकल 368 नहीं आता। ओके, सच लॉज कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। सिंपल मेजोरिटी से इस लॉ को फॉर्म किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, 4 से 5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे कि जो भी लॉज होंगे स्टेट के फॉर्मेशन के लिए वो स्पेशल मेजोरिटी पास होंगे। आर्टिकल 2 और 3 को चेंज किया जाएगा, अल्टर किया जाएगा, बोला जाएगा कि आर्टिकल 3 जो है वो नए स्टेट्स के इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन के लिए, और आर्टिकल 2 जो है वो है एग्जिस्टिंग स्टेट्स को चेंज करने के लिए। तो ये पूरे के पूरे तीनों या चारों स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे। ओके, सो याद रखना है कि आर्टिकल 4 बताता है कि जो आर्टिकल 2 है, जो कि नए स्टेट्स फॉर्म करने हैं, उनका एडमिशन करना है या इस्टेब्लिशमेंट करना है, A+E। ओके, इसे कहा जाता है न्यू, NEA, ओके, W। ओके, तो ये जो न्यू है, ओके, जो कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है, नए स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिशन आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है, या फिर आर्टिकल 3 जो कि कहता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनका, उनसे एक न्यू स्टेट बनाना, उनकी लैंड बॉर्डर चेंज करना, एरिया बॉर्डर्स या फिर बाउंड्रीज चेंज करना। ओके, NAB, एरिया, बाउंड्रीज या फिर न्यू स्टेट फॉर्म करना, इन कहां से? एग्जिस्टिंग स्टेट से, तो वो आता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। लेकिन जो भी दोनों भी चीजें करने के लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो अंडर आर्टिकल 368 एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं करार दिए जाएंगे। ओके, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। देन डज पार्लियामेंट आल्सो हैव द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री? क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी इंडियन टेरिटरी को फॉरेन टेरिटरी को दे सकता है? तो ये क्वेश्चन कब उठा था कि जब हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांगा था 1960 में। ओके, दिस क्वेश्चन केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1960। एक रेफरेंस मांगा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1960 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, जो बेरूबरी यूनियन है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है, क्या वो पाकिस्तान को दे सकती है? तो ये बेरूबारी केस हुआ था 1960 का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? हेल्ड दैट द पावर ऑफ अंडर आर्टिकल 3, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, ओके, उनकी लैंड बॉर्डर चेंज करने की जो पावर है, डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, मतलब सीड करना इंडियन टेरिटरीज को टू अ फॉरेन कंट्री। ओके, इस आर्टिकल 3 के अंतर्गत तो आपको ये पावर प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हो गए, ओके, इनका आप नाम चेंज कर सकते हो, इनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकते हो,
इनको आप 2 से 3 बना सकते हो, 3 से 1 स्टेट बना सकते हो या यूटी बना सकते हो, लेकिन इंडिया की जो अखंडता है, इंडिया को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो आप। ओके, तो ये आर्टिकल 3 बताता है। इस वजह से आर्टिकल 3 से आपको ये सिसेशन की जो पावर है वो नहीं मिलती है। ओके, ऑफ द टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री को आप कोई टेरिटरी नहीं दे सकते हो। हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ऐसा कहा गया था बेरोबरी यूनियन केस में, जो कि था 1960 का, कि आर्टिकल 3 जो है उससे आपको पावर नहीं मिलती है कि आप अपनी इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को सीड करोगे, दे दोगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्सिक्वेंटली जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1960 का, वो इनेक्ट किया गया था टू ट्रांसफर द सेड टेरिटरी टू पाकिस्तान। ये जो बेरोबरी यूनियन वेस्ट बंगाल है, ये पाकिस्तान को देने के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि आर्टिकल 3 जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत आता नहीं है, आर्टिकल 2 भी नहीं आता है, वो तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। ओके, जैसा कि अभी हमने देखा था कि सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंपल मेजोरिटी से जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होगी उनकी मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसे आप किसी फॉरेन कंट्री को अपनी टेरिटरी मतलब अपनी सीमाएं नहीं दे सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देन ऑन द अदर हैंड, लेकिन बाद में जब 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेटलमेंट ऑफ a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment act। ओके, तो 1969 मतलब 9 इयर्स के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये रूल कर दिया, मतलब ये कह दिया कि अब इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लगेगा अंडर आर्टिकल 368। ओके, उसके बाद जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 का, गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश। ओके, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था कि बांग्लादेश को भारत ने कुछ टेरिटरीज दी थी और बांग्लादेश की खुद कुछ एक्वायर की थी। तो 111 जो एनक्लेव्स है बांग्लादेश के, जो टेरिटरीज है, वो भारत को ट्रांसफर की थी बांग्लादेश ने, और भारत की जो 51 एनक्लेव्स है, टेरिटरीज है, वो हमने बांग्लादेश को दी थी। ओके, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब देखिए कुछ नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है 1956 के बाद जो क्रिएट हुई थी उसके बारे में हम देखेंगे। 1956 में जो केरला था उसका गठन किया गया था। केरला को कैसे बनाया गया था कि जो ट्रैवनकोर है, कोची है, साउथ कनाडा जो है, कनारा जो है, जो बीच है, उन सभी को मिलकर एक केरला बनाया था। आंध्र प्रदेश जो था वो आंध्रा प्लस हैदराबाद, इनकी कुछ टेरिटरीज को मिलाकर बनाया गया था। देन मध्य प्रदेश जो है वो मध्य भारत, विंध्य और भोपाल, ओके, इनसे बना था। न्यू यूटीज भी बनी थी कुछ, लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीना देवी आइलैंड जो है वो बने थे। फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच फ्रॉम मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट्स की ये सभी टेरिटरीज थी, इनको डिटैच करके, इनको अलग करके ये यूटीज बनाई गई थी, लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीना देवी। ओके, बाद में इनका मिलकर एक लक्षद्वीप मतलब लाख द्वीपों का समूह, ओके, ये बना था। उसके बाद 1960 में सभी को पता होगा जो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इनका बाइफरकेशन हुआ था। 1 मई महाराष्ट्र डे हम बनाते हैं ना, 1 मई 1960। ओके, तो 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात का बाइफरकेशन हुआ। 1961 में दादरा एंड नगर हवेली, जो कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ। 1962 में गोवा, दमन एंड दीव, ओके, फ्रेंच ने हैंडओवर किया था पुदुचेरी को। उसके बाद 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1971 में एचपी हिमाचल प्रदेश, 1974 में सिक्किम। इसके अमेंडमेंट एक्ट के लिए पूछा जाता है, ओके, कि 36th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत किसको जोड़ा गया 1974 में, तो सिक्किम को। तो 36th अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला। उसके पहले जो 35th अमेंडमेंट एक्ट था ना, तो उस टाइम पर सिक्किम को एज मतलब लिया तो गया था इंडिया में, लेकिन वो एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं था। ओके, जब 36th अमेंडमेंट एक्ट आया तो
तब सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला। ओके, देन 1987 में मिजोरम जो है और अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा मैग, इन तीनों को दर्जा मिला स्टेट का। 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, इन तीनों का फॉर्मेशन हुआ। देखिए दोस्तों, जब तक आप एक्रोनिम नहीं बनाओगे ना तब तक आपको ये चीजें याद नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैग होता है, 1987 में मैग, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, छत्तीसगढ़ CHUJ, ये कुछ एक्रोनिम्स मेरे थे। चूज मीन्स छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये थे 2000 के अंतर्गत। 2014 में अभी हमने देखा कि तेलंगाना फॉर्म हुआ था आंध्र प्रदेश से। ओके, अब 2019 में जो है ना, दो यूनियन टेरिटरीज JNK से बनी थी, JNK एंड लद्दाख। ओके, एबोलिशन हुआ था अभी आर्टिकल 370 का बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर। देन 2019 में फिर से क्या हुआ, जो दादरा एंड नगर हवेली थी, जो अभी हमने देखा कि दादरा एंड नगर हवेली 1961 में बनी थी 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। तो दादरा एंड नगर हवेली एंड जो दमन एंड दीव, ये जो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, उनको मर्ज किया गया एक सिंगल टेरिटरी में। अब दादरा एंड दमन, ओके, मतलब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों की मिलाकर एक यूटी है। ओके, तो ये करंट में है। ओके, तो ये जो 2019 की और 2014 की है, इनको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 2014 में कौन सा स्टेट बना, किस स्टेट से सेपरेट होकर बना। 2019 में दो जो यूटीज है, JNK को एक स्टेट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो यूटीज में, JNK एंड लद्दाख, बाय एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370, जो स्पेशल स्टेटस देता था JNK को, उसको सिंपल बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमने रिमूव कर दिया। ओके, देन 2019 में फिर से हमने क्या कर दिया, दो यूटीज थी अलग अलग, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों का मर्जर कर दिया। तो ये जो करंट में है, ये तो भी आपको एटलीस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं जो ध्यान में रखता था वो कैसे रखता था कि देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे पता था कि 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र का बाइफर्केशन हुआ था, महाराष्ट्र एंड गुजरात का, तो ये तो मुझे पता था। लेकिन उसके तुरंत बाद मैं क्या ध्यान में रखता था कि दादरा एंड नगर हवेली जो है ना, उसके तुरंत बाद बना, मतलब 1961 में। अब 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो वो भी ध्यान में रखने के लिए अच्छा था। 2000 के बाद जो बने थे, ओके, 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ओके, तो ये मैं CHU जैसे याद रखता था। 1987 को जो है मैं मैक से याद रखता था। 1974 जो है वो सिक्किम जो है ना, वो मुझे याद रहता था क्योंकि सिक्किम दो मतलब अमेंडमेंट के बाद बना था, एक तो थी 35th एंड एक थी 36th। तो 36 से उसको एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला था। पहले तो सिर्फ इंडिया में उस एज अ पार्ट बनाया था इंडिया का 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन जब 36वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे इंडिया का ये फुल फ्लेज स्टेट बन गया सिक्किम। ओके, तो आप भी अपनी कुछ ट्रिक्स रख लीजिए, ताकि जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रहने में आसानी होगी। ओके, एटलीस्ट 4 से 5 अगर आपको पता रहेंगे ना, तो 4 से 5 पता होने के कारण आप क्या कर सकते हो कि बाकी के जो है वो आप एलिमिनेट तो भी कर सकते हो एटलीस्ट। अब देखिए लास्ट में इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब स्टेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ और यूनियन टेरिटरीज कैसे बने, तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो 1947 में हमारा इंडिया बना, इंडिया एंड पाकिस्तान दो अलग अलग नेशंस बने, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, इससे दो नेशन का फॉर्मेशन हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 3 ऑप्शंस बचे थे इन प्रिंसली स्टेट्स के पास। तो 3 ऑप्शन क्या दिए थे अंग्रेजों ने कि या तो आप ज्वाइन कर लो इंडिया को, या ज्वाइन कर लो पाकिस्तान को, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। ओके, लेकिन आउट ऑफ 552 जो 549 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बचे 3, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद जो है ना, निजाम इनके पास था, मान ही नहीं रहे थे, तो बाय पुलिस एक्शन जो है उनको मना लिया। अब लोह पुरुष कौन थे हमारे, सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका बहुत बड़ा योगदान है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया में। ओके, इंडिया में ये जो प्रिंसली स्टेट्स है,
इनका जो भी यूनियन इंटीग्रेशन किया, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने क्या किया, बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन हैदराबाद को मिला लिया। देन जूनागढ़ जो था वो बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम वहां पर चुनाव करवा लिए, पब्लिक में रेफरेंडम करवा दिया, पब्लिक ने तो कहा कि हमें इंडिया में मिलना है, तो इंडिया में मिला दिया। देन कश्मीर में क्या हुआ था, सभी को पता होगा कि वहां पर राजा हरि सिंह बोल के एक राजा थे, हिंदू राजा थे, उनका राज्य था। तो उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, ये वर्ड पूछा जाता है, कीवर्ड है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से कश्मीर को जुड़ा भारत से। ओके, तो तीनों जो है किस मीन्स से, किस माध्यम से जोड़े गए, ये पूछा जाता है कि हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम और कश्मीर बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब देखिए दोस्तों, एक संविधान करके सीरीज थी, आई थिंक शेखर कपूर करके एक एक्टर थे, तो उनकी पूरी की पूरी संविधान की सीरीज होती है। तो उसमें तो मैंने ये पढ़ लिया था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, राजा हरि सिंह ने कैसे मतलब भारत में इसको मिलाया। जब रजाकार जो थे, आई थिंक रजाकार, ओके, जो फौजें थी पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने आक्रमण किया था कश्मीर के ऊपर, तो उसके बाद हड़बड़ी में राजा हरि सिंह ने क्या किया, फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया। और एक वीपी मेनन करके हमारे सचिव थे, ओके, उनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। देन जूनागढ़ जो है ना, बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम हुआ था जूनागढ़ में। अब ये जो टेरिटरीज है ना, देखिए दोस्तों, ये इनका जो भाग आता है ना, वो नियर अबाउट एक तो पाकिस्तान से लगा हुआ है, या फिर हैदराबाद में जो थे वो, वहां पर सरकार जो थी वो निजाम की थी। ओके, तो इनका लगाव था पाकिस्तान के प्रति, तो इस वजह से हैदराबाद मान नहीं रहे थे हैदराबाद वाले। तो मैंने ऐसे याद रखा कि हैदराबाद जो था वहां पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन भी मुस्लिम ही थी और वहां के राजा भी मुस्लिम ही थे, तो उनको तो फिर पुलिस एक्शन से ही मना लिया। ओके, जूनागढ़ में तो रेफरेंडम हुआ, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में मुझे पता था, और क्योंकि वहां पर राजा हरि सिंह थे, वो एक हिंदू राजा भी थे। और यहाँ पर जो है कश्मीर पर पाकिस्तान ने उस टाइम पर हमला भी किया था, उनकी फौजें भेज दी थी, तो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो कि हैदराबाद को बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ को बाय रेफरेंडम JR, ओके, जूनियर, सो बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम, और बचा कश्मीर तो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से जोड़ा गया। तो पूरे के पूरे 552 सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत के अंतर्गत जोड़ा गया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट्स और कैसे कैसे इवॉल्व हुए, तो एक धार कमीशन आता है। ये धार कमीशन क्यों गठित किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया जून 1948 में, क्या किया कि क्या हम लिंग्विस्टिक प्रोविंस, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर क्या हम प्रोविंसेस का गठन कर सकते हैं, इसको देखने के लिए एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बिठाया, LPC। ओके, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। अब किसके चेयरमैनशिप में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SK धार, टू एग्जामाइन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस, कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है या नहीं। तो जून 1948 में तो इनका गठन किया गया। ये देखिए, एक MCQ आया था कि कब गठन किया गया, उन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की। ओके, इसके ऊपर स्टेट PCS में एक MCQ आया था, तो फिर से पूछा जा सकता है। तो धार कमीशन को गठित किया गया था जून 1948 में, उन्होंने रिपोर्ट उसी के तुरंत बाद दिसंबर 1948 में रिपोर्ट आगे रखी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, तो उन्होंने इस लिंग्विस्टिक फैक्टर को नकार दिया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से राज्यों का गठन कीजिए, ना कि भाषा के आधार पर। क्योंकि अगर भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन करने गए तो बहुत सारे राज्य क्रिएट होंगे। ओके, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, सो आप एक काम कीजिए, कल्चरल डाइवर्सिटी की तरफ ना जाते हुए आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कैसा होगा कि आप सरकार कितनी आसानी से आप एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे, चला पाओगे, उस हिसाब से आप क्या करो, राज्यों का गठन करो, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पर। सो धार कमीशन ने रिजेक्ट कर दी थी ये आइडिया। ओके, देन उसके बाद JVP कमेटी आई थी। अब फिर भी लोग क्या कह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभाई सीतारामैया। अब ये देखिए, पट्टाभी सीतारामैया कौन थे पता है क्या आपको, कि 1939 में एक INC का सेशन हुआ था। ओके, उसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, माय फेवरेट, ओके, SC बोस, ये कैंडिडेट थे। ओके, अब इनके अगेंस्ट
गांधी जी ने किसको खड़ा किया था? पट्टाभी सीतारामैया को, पीएस को। तो ये तो थे भाई ये सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इनको हरा दिया। अब गांधी जी के कैंडिडेट हार गए, तो 1939 में जो त्रिपुरी सेशन था उसके प्रेसिडेंट बन गए हमारे एससी बोस, क्योंकि 1938 में भी वही थे। ओके, 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था, हमने देखा उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो पास किया था, मूव किया था पंडित नेहरू द्वारा। उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे जो हमारा लास्ट लेक्चर था प्रीएम्बल, वो बेस्ड है। तो देखिए हिस्ट्री को ऐसे कनेक्ट करके अगर पढ़ोगे ना तो आपको कभी भी याद करने की बारी नहीं आएगी, अपने आप याद रह जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटी सबको कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1949 की बात आ गई, 1939 की बात आ गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब सॉरी पट्टाभी सीतारामैया की बात आ गई तो मैंने बता दिया। तो देखिए जब दिसंबर 1949 में जब रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से दिसंबर 1949 में कांग्रेस ने क्या किया, एक कमीशन अपॉइंट किया, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, फिर से अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अंडर जवाहरलाल नेहरू। तीन बंदे थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। फिर से किस लिए? टू एग्जामाइन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस, किसकी? कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम राज्यों का गठन कर सकते हैं। हेंस कॉल्ड द जेवीपी कमीशन। क्यों? जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। तो इसलिए इसको जेवीपी कमेटी कहा जाता है। फिर इस कमेटी ने क्या किया कि अप्रैल 1949 में, गठन तो दिसंबर में हुआ था 1948 में, तो अप्रैल में 4-5 महीनों का टाइम दिया, 1949 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सामने रख दिया। इन्होंने भी क्या किया, लिंग्विस्टिक के बेसिस पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट कर दिया। साइड है वो, रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, कि लैंग्वेज जो है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की माध्यम नहीं हो सकती है, बेसिस नहीं हो सकता है कि इसके आधार पर आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। तो दोनों कमीशन ने क्या कर दिया, धार कमीशन एंड जेवीपी कमीशन ने इस आइडिया को कर दिया बर्खास्त। लोगों की तो मांग बढ़ रही थी। 1953 में क्या हुआ, अक्टूबर 1953 में फिर से एक जो बंदे थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। अब ये जो पोटी श्रीरामुलु थे ये गांधीयन थे भाई, बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे। ओके, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, 56 डे हो गए, इनकी हो गई मौत, डेथ हो गई इनकी। ओके, सो ही वॉज अ गांधीयन, उन्हें हंगर स्ट्राइक रखी तो उनका देहांत हो गया। अब क्या हो गया, देहांत होने के बाद पब्लिक भड़क गई। अब पब्लिक भड़क गई तो क्या किया, 1953 में जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है ऑफ आंध्र स्टेट, उसका गठन किया गया बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। जो मद्रास था उसमें से जो भी तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं उनसे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए लिंक कैसे करना है, आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ 1953 में, तो उसके बाद 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, तेलुगु स्पीकिंग पर्सन फिर से। ओके, तो अक्टूबर 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन था, आंध्र प्रदेश, जिसको मद्रास स्टेट के जो भी एरियाज थे जिनमें तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते थे उनको सेपरेट करके सेपरेट आंध्रा स्टेट बना दिया, जिसको हम पहला भाषिक राज्य कहते हैं। अब ये क्यों हुआ था, मैंने बता दी स्टोरी की। पोटी श्रीरामुलु थे, ये कांग्रेस पर्सन थे जो गांधी जी को मानते थे। 56 दिनों की स्ट्राइक के बाद उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद 1953 में आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ जो कि था फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। अब उसके बाद फजल अली कमीशन आया, क्योंकि दो कमेटीज ऑलरेडी थी, धार कमीशन, जेवीपी कमेटी। अब आ गई फजल अली कमेटी। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने क्या कर दिया था, लैंग्वेज के बेसिस को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। फिर दिसंबर 1953 में, अब अक्टूबर 1953 में तो आंध्रा स्टेट फॉर्म हो गया, बाकी के स्टेट्स भी मांग करने लगे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमें भी राज्यों का गठन करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फिर से एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एसआरसी, जिसे हम कहते हैं एसआरसी, लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का गठन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको देखने के लिए एक एसआरसी का फॉर्मेशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब देखिए दोस्तों, जो जेवीपी कमेटी बनी थी वो कांग्रेस ने गठित की थी। ओके, बाकी की जो धार कमीशन और जो फजल अली कमीशन है वो दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मेशन किया था। अब तक की जो दोनों कमेटी थी वो उनको एलपीसी कहते थे, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, और ये जो कमेटी है फजल अली कमीशन, इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी कहते हैं। स्टेट्स का पुनर्गठन करने वाली जो समिति है
उसको SRC कहते हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। अब ये जो है वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर थी? फजल अली जी की चेयरमैनशिप के अंडर थी। ओके, फजल अली जो थे वो थे चेयरमैन, तो F फजल अली जी, और दो बंदे थे KM पनीकर और HN कुंजरू, HNK। ओके, तो फजल अली FA, KMP MP थे, ओके KMP, और HNK हृदयनाथ कुंजरू, ये तीन मेंबर्स थे। देखिए, तो ये तीन मेंबर्स थे, इन्होंने बनाए फजल अली कमीशन। ओके, और ये बनी थी दिसंबर 1953। अब डेट कैसे याद रख सकते हो? देखिए 1947 के बाद तो शुरुआत हुई होगी, राइट? तो 1948 में पहली बनी, दूसरी दिसंबर 1948 में बनी, क्योंकि दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट साबित करी। ओके, जून से चालू हुआ था ये मैटर, जून 1948 से 1948 दिसंबर में इन्होंने रिपोर्ट दी धार कमीशन ने। दिसंबर 1948 में ही फिर से क्या किया? जेवीपी का गठन किया। उन्होंने क्या किया? अप्रैल 1949 में क्या किया? 5-6 महीने तो लगे होंगे। अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट रखी। दोनों ने क्या कर दिया? लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। फिर क्या हुआ? 1953 अक्टूबर में, 10वें महीने में ही, 1953 में, 4-5 सालों के बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। तो फिर से दिसंबर 1953 में क्या हुआ? गठन किया गया SRC का, SRC अंडर 3 मेंबर्स, फिर से फजल अली FA, KM पनीकर KMP एंड हृदयनाथ कुंजरू HNK। ओके, तो ये तीनों के अंतर्गत आई ये कमेटी। अब इसने क्या किया? बहुत विचार किया, क्योंकि पहली जो कमिटीज थी उन्होंने 2-2, 3-3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे दिया, 4-4, 5-5 महीने में। अब इनको पता था कि ऑलरेडी जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? 2 साल तक रिपोर्ट ही नहीं दी। दिसंबर 1953 को बनी, सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट साबित की। ओके, सामने रख दी। ओके, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सेप्ट तो किया, एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो ये पहली कमेटी बनी, फजल अली कमीशन, पहला कमीशन था जिसने लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो SRC था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो थी, जो कि फजल अली की चेयरमैनशिप के अंडर बनी थी, KM पनीकर और HN कुंजरू उसके मेंबर थे। उन्होंने 2 साल लगाए 1953 से लेकर 1955, लेकिन मान लिया कि लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ओके, तो देखिए, अब मान लिया, इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने सोच विचार किया होगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया? 2 साल का उन्होंने टाइम लिया अपनी रिपोर्ट सामने रखने के लिए। ये आप एज अ ट्रिक यूज कर सकते हो, ऐसा हुआ होगा ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपने खुद के लिए एक ट्रिक बना ले हो कि पहली जो भी 2 कमिटीज थी 1948 में गठित हुई, तो 1948 में ही उन्होंने क्या किया? धार कमीशन ने रिपोर्ट दिया। उसके बाद 4-5 महीने लिए जेवीपी ने, दिसंबर को बनी थी 1948, और अप्रैल 1949 को उन्होंने रिपोर्ट सामने रखी। लेकिन फजल अली कमीशन ने 2 साल लिए, 1953 में गठित हुई थी, 1955 को उन्होंने रिपोर्ट रखी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि ठीक है, लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिजेक्ट किया, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक भाषा एक राज्य की जो थ्योरी है, मतलब एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक ही राज्य होगा, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ओके, क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन। भारत जो है वो यूनियन है, इसको आपको सम्मान रखना पड़ेगा, वो आपको प्राइमरी कंसिडरेशन रहना चाहिए। पहली जो चीज है वो होनी चाहिए कि भारत जो है वो यूनियन है। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता, इसको आपको पहला स्थान देना है, प्राइमरी कंसिडरेशन इसको देना है। इस वजह से उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हाँ, भाषा एक राज्यों का गठन जो है पुनर्गठन करने का माध्यम हो सकता है, इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर्स कैन बी टेकन इनटू अकाउंट। अब आप 4 चीजें ध्यान में रख सकते हो वाइल फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और वो चीजें क्या थी? एक तो था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सुई, SUI, यूनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ कंट्री जो है उसको प्रिजर्व करना, स्ट्रेंथन करना, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन क्या होना चाहिए? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी,
भाषा के साथ साथ कल्चरल की भी होमोजेनिटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। देन थर्ड, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। आप FEA फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें उनको आप कंसिडर करिए कि ऐसा गठन मत कीजिए कि उस राज्य के पास कुछ फाइनेंस ही ना हो, उस राज्य के पास कुछ इकोनॉमिक मतलब इंपॉर्टेंस ही ना हो, कोई खनिज ही ना हो, वो खुद मतलब रन ही ना कर पाए, ऐसे बेसिस पर आप उसको गठन मत कीजिए। ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस होना चाहिए, इजीली उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, ऐसा होना चाहिए। ओके, देन फोर्थ फैक्टर होगा कि प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच। ओके, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए इस हिसाब से, मतलब आपको फर्स्ट तो प्रायोरिटी देनी चाहिए इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए, कंट्री के लिए। देन आप लोगों की कल्चरल और लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी को ध्यान में रखिए। देन फाइनेंशियल FEA फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखिए। एंड फोर्थ होगा कि प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का आप लोगों की प्लानिंग कीजिए, प्रमोशन होना चाहिए उनके वेलफेयर का। ओके, तो ये 4 फैक्टर थे जो इस फजल अली कमीशन ने बताए। इन 4 फैक्टर को ध्यान में रखकर आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कर सकते हो। अब ये देखिए दोस्तों, जो हमारी 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है अब तक की, ये यहाँ पर दी गई है। ओके, तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारे लैंड बॉर्डर्स जिसमें ये भी आते हैं। ओके, अब देखिए आर्टिकल्स जो अब तक हमने पढ़े उसको एक ब्रीफली ओवरव्यू कर दे कि फर्स्ट है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये आर्टिकल फर्स्ट है जिसके अंतर्गत नाम भारत का क्या होगा, भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट वगैरह कहा गया है। आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बात करता है, फिर से बता रहा हूँ न्यू स्टेट, ओके, नॉट एग्जिस्टिंग स्टेट्स। देन आर्टिकल 2A क्या है कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विथ यूनियन, इसको रिपील्ड कर दिया है। रिपील्ड मतलब रिपील्ड, खत्म। ओके, क्योंकि 36 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या कर दिया है, सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया है इंडिया का। देन थर्ड है आर्टिकल 3 क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, ओके, इसका फॉर्म, इससे नया स्टेट फॉर्म करना, उनके लैंड बॉर्डर्स को अल्टर करना, इसके बारे में उनके एरियाज को कम करना या ज़्यादा करना, इसके बारे में एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 न्यू स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट EA के लिए एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट के, एग्जिस्टिंग स्टेट से नया स्टेट बनाना, उनके लैंड बॉर्डर को अल्टर करना, इसके बारे में बताता है, उनके एरिया को कम ज्यादा कराना। और आर्टिकल 4 क्या कहता है, ये जो दोनों आर्टिकल है आर्टिकल 2 आर्टिकल 3, इनके अंतर्गत जो भी लॉज बनाओगे वो आर्टिकल 368 जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि उनको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, नॉट स्पेशल। ओके, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल लेजिस्लेशन से पास किया जाएगा इन दोनों आर्टिकल के अंतर्गत। इसलिए आर्टिकल 4 बताता है कि ये जो भी लॉज बनेंगे 2 और 3 के अंतर्गत, ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, और अगर आपको मेरी पढ़ाने की जो थिंग है वो अगर पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड जो है कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।